आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। मतलब हर वो इंसान जो टैक्स भरता है या इकोनॉमी में किसी भी तरह से जुड़ा है। बिल्कुल। और अक्सर लोगों को लगता है कि टैक्स दे दिया तो बस हमारा काम खत्म हो गया। हाँ, वही तो। लेकिन देश की पाई पाई का हिसाब आखिर रखता कौन है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसे हम आमतौर पर कैग कहते हैं। सही कहा, कैग यानी CAG। इसे जनता के पैसे का रक्षक भी कहा जाता है, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कैग का ढांचा क्या है। हम ये समझेंगे कि करदाताओं के पैसे की जवाबदेही कैसे तय होती है। हाँ, और इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था में क्या कमियां हैं या कहें कि क्या बड़े विरोधाभास छिपे हैं, उन पर भी रोशनी डालेंगे। क्योंकि एक करदाता के रूप में ये जानना तो सबका हक है ना कि उनके खून पसीने की कमाई आखिर कहाँ और कैसे खर्च हो रही है। एकदम सही। आमतौर पर जब हम अकाउंटिंग या ऑडिटिंग सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत बोरिंग सा टॉपिक होगा, सिर्फ बही खाते और हिसाब किताब। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को लेकर जो कंफ्यूजन है, पहले उसी को दूर करते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, मतलब अगर सरकार ने किसी विभाग को 500 रुपए दिए और विभाग ने बताया कि भाई 100 रुपए स्टेशनरी पे खर्च किए, 300 रुपए कैब के लिए और 100 रुपए कहीं और उसकी रसीदें दिखा दी। हाँ, रसीदें आ गई। तो क्या कैग का काम सिर्फ इन रसीदों को चेक करना है, मतलब बस टोटल मिलाना? हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। जो उदाहरण अभी सामने आया वो सिर्फ अकाउंटिंग है, मतलब सिर्फ हिसाब रखना। अच्छा, तो ऑडिटिंग क्या है फिर? अकाउंटिंग ये देखती है कि पैसा जहां जाना था वहां गया या नहीं, और रसीद है या नहीं। लेकिन कैग का जो असली काम है, ऑडिटिंग और जवाबदेही तय करना, वो इससे कदम आगे है। वो कैसे? मान लीजिए जो आपने 300 रुपए की कैब का उदाहरण दिया, अकाउंटिंग के हिसाब से वो ओला का 300 रुपए का बिल एकदम सही है, वैलिड है। रसीद तो असली है। हाँ, लेकिन कैग जब ऑडिट करेगा तो वो ये पूछेगा कि भाई क्या वो 300 रुपए की ओला बुक करना जरूरी था? ओहो, मतलब क्या वहां जाने के लिए कोई सस्ता विकल्प नहीं था? बिल्कुल। क्या वहां 100 रुपए के ऑटो से काम नहीं चल सकता था? अगर चल सकता था तो वो जो एक्स्ट्रा 200 रुपए खर्च हुए ना, वो फिजूल खर्ची है, सुपरफ्लुअस एक्सपेंस। समझ गई। तो मुख्य उद्देश्य सिर्फ हिसाब मिलाना नहीं है, बल्कि इस फिजूल खर्ची को रोकना है। एकदम सही कहा। लेकिन बात सिर्फ छोटे खर्चों की नहीं है। कैग का असली रोल परफॉर्मेंस ऑडिट में दिखता है, लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। अच्छा, इसका कोई बड़ा उदाहरण? मान लेते हैं कि एम्स को एक स्वास्थ्य योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। बहुत बड़ी रकम है। पर लक्ष्य रखा गया कि 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। हाँ, अकाउंटिंग तो वहीं पूरी हो गई जब पैसा वित्त मंत्रालय से एम्स के खाते में चला गया। हाँ, अकाउंटेंट तो यही देखेगा कि पैसा ट्रांसफर हो गया, बही खाते मैच हो गए। लेकिन कैग ये देखेगा कि क्या उस 1000 करोड़ रुपए से सच में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। मतलब सिर्फ पैसा पहुंचना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर रिपोर्ट में आता है कि पैसा तो सारा खर्च हो गया, लेकिन वैक्सीन सिर्फ 5 करोड़ लोगों को ही लगी, तो कैग इसे एक बड़ी विफलता मानेगा। वाओ, ये तो जवाबदेही तय करने का बहुत ही सख्त तरीका है। पर यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो कैसे? मतलब किसी भी आम सरकारी विभाग के पास इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो बड़े बड़े मंत्रालयों से ऐसे कड़े सवाल पूछ सकें? ये बहुत अहम सवाल है। ये ताकत उन्हें किसी सरकारी आदेश या नोटिफिकेशन से नहीं मिलती। तो फिर कहाँ से मिलती है? सीधे हमारे संविधान से। अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल 148 कैग के पद का प्रावधान करता है। अच्छा, मतलब ये एक संवैधानिक पद है। बिल्कुल। इनकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और कैग शपथ भी किसी सरकार के प्रति वफादारी की नहीं, बल्कि संविधान को बनाए रखने की लेता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। पर अगर राजनीतिक नेतृत्व बदल जाए तो क्या होता है? कार्यकाल की सुरक्षा कैसे तय होती है? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट नियम है। 6 साल का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। थोड़ा गणित लगाना पड़ेगा यहाँ। मान लीजिए अगर किसी की नियुक्ति 62 साल की उम्र में होती है तो वो 65 साल का होते ही रिटायर हो जाएगा। मतलब सिर्फ 3 साल का कार्यकाल मिलेगा, 6 साल पूरे नहीं होंगे। अच्छा, और अगर कोई 58 साल की उम्र में कैग बनता है तो वो पूरे 6 साल काम करेगा और 64 की उम्र में रिटायर होगा। ये नियम तो काफी बैलेंस लगता है। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैग
डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते। मतलब सरकार उन्हें अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। जैसे अटॉर्नी जनरल या राज्यपाल को सरकार जब चाहे हटा सकती है, पर कैग के साथ ऐसा नहीं है। ये तो बहुत जरूरी है, वरना वो निडर होकर काम कैसे करेंगे? हर वक्त नौकरी जाने का डर रहेगा। एकदम सही बात। उन्हें हटाने की प्रक्रिया उतनी ही मुश्किल है जितनी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है। वाह, ये संवैधानिक सुरक्षा तो सच में बहुत मजबूत है। एक बात और जो अक्सर सुनने में आती है वो है शुद्ध आय या नेट प्रोसीड्स। ये क्या होता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए लखनऊ से सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपए का जीएसटी इकट्ठा किया। तो लोगों को लगेगा कि सरकार के पास पूरे 100 करोड़ आ गए खर्च करने के लिए। बिल्कुल, पर सोचिए उस टैक्स को वसूलने में भी तो खर्च आता है ना। अधिकारियों की सैलरी, आईटी सिस्टम, दफ्तर का खर्च। हाँ, सही बात है, वो सिर्फ फ्री में तो होता नहीं। मान लीजिए उस पूरी प्रक्रिया में 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो कैग का काम क्या है इसमें? अनुच्छेद 150 के तहत कैग हिसाब चेक करके सरकार को बताता है कि आपकी वास्तविक शुद्ध आय 100 करोड़ नहीं है। 5 करोड़ घटाने के बाद सिर्फ 95 करोड़ ही नेट प्रोसीड्स हैं। अच्छा, मतलब वित्त मंत्रालय को अपना बजट और राजकोषीय घाटा उसी 95 करोड़ के आधार पर बनाना चाहिए। बिल्कुल। अगर 100 करोड़ मानकर खर्च की प्लानिंग कर ली तो बजट तो हमेशा घाटे में ही रहेगा ना। बिल्कुल सही। और मैंने पढ़ा था कि इसी अनुच्छेद के तहत कैग राष्ट्रपति को खातों की फॉर्मेट पर भी सलाह देते हैं। हाँ, ताकि पूरे देश में अकाउंटिंग का एक समान मानक रहे। अलग अलग राज्यों के डाटा को कंपेयर करना आसान हो जाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब हम कागजों से बाहर असल दुनिया में आते हैं तो क्या तस्वीर इतनी ही साफ है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कई कमियां और विरोधाभास भी नजर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो नियुक्ति से ही जुड़ी है। नियुक्ति से? वो कैसे? देखिए, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कोई नॉर्मल काम नहीं है। ये बहुत टेक्निकल फील्ड है। हाँ, इसके लिए तो यूपीएससी से अलग अधिकारी चुने जाते हैं ना, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IANAS। बिल्कुल। इन अधिकारियों का पूरा करियर ऑडिटिंग करने और वित्तीय गड़बड़ियां पकड़ने में निकलता है। तो फिर विरोधाभास कहाँ है? इन्हीं में से किसी सीनियर अधिकारी को कैग बनना चाहिए। विडंबना यही है, इतिहास गवाह है कि लगभग हमेशा किसी रिटायर होने वाले IAS अधिकारी को ही कैग बना दिया जाता है। मतलब एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर को इतने टेक्निकल काम का बॉस बना दिया जाता है? हाँ, एक IAS जिसने जिंदगी भर नीतियां बनाई हैं, उसे अचानक सबसे बड़े ऑडिटिंग पद पर बैठा दिया जाता है। एक्सपर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तो अजीब बात है, लेकिन इसमें एक और बड़ा खतरा है जिस पर मेरा ध्यान जा रहा है। क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया था। हाँ, रक्षा मंत्रालय वाला केस। बिल्कुल। मान लीजिए कोई IAS अधिकारी रक्षा मंत्रालय में सबसे बड़े पद पर है, डिफेंस सेक्रेटरी है। वो बड़े बड़े सैन्य सौदों को मंजूरी देता है। अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होते हैं उनके साइन से। और फिर मान लीजिए अगस्ता वेस्टलैंड या टाटा ट्रक डील जैसे मामलों में घोटाले के आरोप लग जाते हैं। और यहीं सिस्टम की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? वही अधिकारी जो उन सौदों के वक्त वहां था, रिटायरमेंट के अगले ही साल भारत का कैग बना दिया जाता है। ओहो, मतलब जो फाइलें उन्होंने खुद पास की थी, अब वो खुद ही उनका ऑडिट करेंगे। बिल्कुल। क्या जो इंसान खुद उस सौदे का हिस्सा था वो निष्पक्ष होकर उसमें गलतियां निकाल सकता है? ये तो मतलब नेचुरल जस्टिस के ही खिलाफ है। कोई अपनी ही गलती या अपने ही कार्यकाल का घोटाला क्यों उजागर करेगा? सही बात है। इसी टकराव को रोकने के लिए संविधान में एक सख्त नियम भी है। कौन सा नियम? रिटायरमेंट के बाद कैग पर सख्त पाबंदी है। वो केंद्र या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी नौकरी या लाभ का पद नहीं ले सकते। ताकि सरकार उन्हें कोई लालच न दे सके। हाँ, सोचिए, अगर कोई कैग किसी बड़े घोटाले की रिपोर्ट बना रहा है, सरकार कह सकती है कि रिपोर्ट दबा दो, रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े आयोग का अध्यक्ष बना देंगे या किसी देश में राजदूत बना देंगे। बिल्कुल। इसीलिए इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि वो बिना किसी लालच के काम कर सके। ये तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन एक जगह जहां सिस्टम सच में बहुत कमजोर लगता है वो है रिपोर्टिंग और राज्यों में अकाउंट्स का काम। हाँ, राज्य स्तर पर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले रिपोर्टिंग का फ्लो समझते हैं। कैग तो अपनी रिपोर्ट सीधे मंत्रियों को नहीं देते ना? नहीं, केंद्र की रिपोर्ट वो अनुच्छेद 151 के तहत सीधे राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को। तो केंद्र में तो ठीक है, अकाउंट्स बनाने वाला विभाग अलग है और ऑडिट करने वाला कैग अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। बिल्कुल,
जो हिसाब लिख रहा है वो अलग और जो चेक कर रहा है वो अलग। पर राज्यों में ऐसा नहीं है। राज्यों में क्या होता है? राज्यों में हिसाब लिखना यानी वाउचर बनाना और अकाउंट्स मेंटेन करना भी कैग के अधीन आने वाले अकाउंटेंट जनरल करते हैं। और ऑडिट भी कैग ही करता है? हाँ, जो हिसाब लिख रहा है वही साल के अंत में उसकी जांच भी कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी खामी है। मतलब अगर पीडब्ल्यूडी के किसी इंजीनियर ने सीमेंट का फर्जी बिल पास करवा लिया और कैग के अकाउंट्स विभाग ने उसे खाते में दर्ज कर लिया, तो बाद में उसी ऑफिस का दूसरा आदमी जब ऑडिट करने आएगा तो वो गलती पकड़ेगा ही क्यों? बिल्कुल, अपने ही विभाग की गलती कौन उजागर करता है? इससे पारदर्शिता खत्म होती है और राज्यों में भ्रष्टाचार का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। जो परीक्षा दे रहा है वही खुद अपनी कॉपी चेक कर रहा है। एकदम सही उदाहरण दिया। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि तमाम कमियों और विरोधाभासों के बावजूद एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वित्तीय जवाबदेही सबसे जरूरी है और कैग इस ढांचे का बहुत बड़ा स्तंभ है। बिना इसके तो सिस्टम बेलगाम हो जाएगा। लेकिन इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर सबको गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? हमने देखा कि कैग एक बेहतरीन वॉचडॉग है, एक ऐसा पहरेदार जो सरकार की हर वित्तीय गलती या घोटाले को पकड़ सकता है, अपनी विस्तृत रिपोर्ट से संसद और जनता को जगा सकता है। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस पहरेदार के पास केवल भौंकने का अधिकार है, किसी को सजा देने या गलत खर्च किए गए पैसे को वापस वसूलने की कोई कानूनी ताकत नहीं है, मतलब दांत नहीं है। बिल्कुल, तो क्या केवल रिपोर्ट छाप देना ही जनता के पैसे को बचाने के लिए काफी है? इस पर जरूर विचार कीजिए। बहुत ही सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ।